रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या मैं कह सकता हूँ हम लोगों ने पहले रेजिडेंशियल रूल्स देखे थे? किसके देखे थे सबसे पहले? इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता था या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने का ROR या फिर RNOR। HUF या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने का ROR या फिर RNOR। कंपनी या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद कुछ नहीं देखना होता, और इसके अलावा अदर्स रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट, उसका कुछ नहीं देखना था। इंडिविजुअल की मेन कहानी थी जी इसके अंदर। इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता था? दो कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई करनी थी या कोई एक? कोई एक, क्योंकि कंडीशन ए और बीच में लिखा था और कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए क्या थी? इफ द इंडिविजुअल स्टेज फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। और अगला पॉइंट क्या था? इंडिविजुअल स्टेज फॉर 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more out of 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। कहने का मतलब ये या तो आप 182 days पूरे कर दो, लेकिन अगर 182 नहीं हुए तो कंडीशन नंबर बी थी 60 दिन, और उससे पिछले 4 साल में 365 दिन। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप रेजिडेंट, दोनों ही नहीं हुई तो आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बन गए तो कहानी आगे चली जाती थी ROR या फिर RNOR। ROR की क्या कहानी थी? रेजिडेंट तो बन गया, ROR के लिए दो कंडीशन थी, दोनों सेटिस्फाई करनी थी या कोई एक? दोनों। पहली कंडीशन क्या थी? 730 days और मोर आउट ऑफ 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। And condition number B should be resident for at least 2 previous year immediate out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। दोनों फुलफिल कर दी तो ROR, अगर नहीं करी तो RNOR। HUF was resident in all cases except if control and management is situated wholly बोले तो 100%। और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। HUF अगर रेजिडेंट बन गया, कैसे बना? मान लो 5% कंट्रोल इंडिया में था तो HUF रेजिडेंट बन गया। ROR बनेगा या RNOR बनेगा? इसके लिए क्या था बेटा? किसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे? कर्ता का मेरे को करंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर चाहिए होता था या उससे पुराने सालों का डेटा? पुराने सालों। और ROR की दोनों वही कंडीशन, 730 दिन आउट ऑफ 7 कर्ता का चेक करूंगा, और 2 out of 10 रेजिडेंट होना चाहिए, कर्ता का चेक करूंगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। फर्म्स का बहुत ही आसान था, नीचे कर्ता वाला हटा दो, उससे ऊपर का तो वही था। फर्म, AOP, BOI इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ कंट्रोल मैनेजमेंट सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। यही कहानी थी। कंपनी का क्या था? कंपनी या तो रेजिडेंट बनेगी या तो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन थी? दोनों करनी थी, कोई एक? कोई एक, क्योंकि दोनों बीच में लिखा था और। फर्स्ट पॉइंट क्या था? रेजिडेंट रजिस्टर्ड इन इंडिया और पोयम सुना दो मैडम। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट यू शुड बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट शुड बी आउटसाइड। इतनी ही बात करी थी बेटे बस हमने। अगर अब मैं कंक्लूड करूं, मैंने आपको कुछ बोला था डीम्ड रेजिडेंट के लिए कुछ पेज छोड़ देना, वो अभी भी छूटेंगे बेटे आज, क्योंकि उसके अंदर जो कहानी है वो आज की क्लास जब हो जाएगी तब वो समझ आएगी आपको। ठीक है बच्चे? सर कितना पेज छोड़ना है? 1 पेज या 1.5 पेज छोड़। हाँ जी, हाँ इंडिविजुअल किधर भी छोड़ दो, सिर्फ ये इस टॉपिक के अंदर 6 के अंदर 1.5-2 पेज बस, मैक्सिमम 1.5 पेज ही है। ध्यान से देखिएगा, हेडिंग डालिए। आपने अभी तक कोई पेज छोड़ा? तो 1.5 पेज छोड़ दो बस, 1.5 पेज छोड़ दो बस। अगर पहले से ही 1 पेज या 1.5 पेज छोड़ा हुआ। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये दूसरी कैटेगरी स्टार्ट हो रही है बेटे, ध्यान से सुनो। आप एक चीज समझ रहे हो, अब आप या तो ROR होते हो या तो RNOR या नॉन टच। एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो या तो वो ROR है या तो वो RNOR है
या फिर वो नॉन रेजिडेंट। अब मुझे बताइए सबसे क्लोज इंडिया के कौन है? आर, और उससे थोड़ा सा कम, और उससे कम नॉन रेजिडेंट। सर जी आप क्या बोलना चाह रहे हो बेटे? टेबल बनेगा ये पूरा का पूरा, 8-10 पॉइंट आएंगे और टैक्सेबिलिटी डिस्कस होगी कि भाई, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, एनी इनकम received in India or deemed to be received in India। सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो? अभी समझ आएगा बेटा आपको। एक बात बताइए, सपोज करो आपकी जब CA CSCA में हो गया और अगर आपकी जॉब दुबई में लगती तो क्या आप दुबई में शिफ्ट होंगे? यहाँ पे 15 लाख का पैकेज, दुबई में 40 लाख का पैकेज, और ऑफिस है जस्ट ऑपोजिट बुर्ज खलीफा। शिफ्ट हो जाओगे? कितने रुपए का पैकेज लगा आपका दुबई में? 40 लाख। जब आप अब नहीं होगे, क्यों? मेरी मर्जी। अच्छी बात है। पर इसलिए नहीं होगा सर, फिर इधर भी इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड। बार-बार हाँ, चक्कर मारते तो रहेंगे घर में। ये तो है। होली दिवाली पे आएगा और जॉब लग गई तो शादी तो घर वाले जरूर करेंगे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई में ऐसी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब वो ठीक है। मतलब इसलिए मैंने 40 लाख कर दी, 50 लाख कर दी। आप मेरे को बताइए, आप में से कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है कि दुबई शिफ्ट हो जाओ। नॉट नेसेसरी। आपको एक बात बताता हूँ, आपको अभी लग रहा है ना कि दुबई जाना बहुत सही है, बेटे तो पूरा तुम 20 साल से जिस एनवायरनमेंट में हो, जब वो चेंज होता है ना, ठीक है, तो 6 महीने बाद पता लग जाता है भाई घर ही बढ़िया। समझ रहे हो? आप देखते हो कनाडा जाते हैं लोग, ठीक है, पर बाहर की कंट्रीज में पता है क्या, आपको ना सारा काम खुद करना पड़ता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर तुम मान लो कनाडा में हो, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स कनाडा गए, तो उधर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में ही रहता है, -10 मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब सनलाइट ही नहीं दिख रही भाई, मतलब ऐसा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। और आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते जब तक आपके पास वो मशीन्स ना हो जिससे सारी आइस हटेगी। पहले सोचो तुम अभी अपने घर से सीधा बाहर निकल रहे हो ना, अगर गाड़ी बैठ रहे हो ना भाई, पहले सुबह उठेंगे, पहले पूरा आगे का गार्डन सब कुछ पैसेज क्लियर होगा। ऐसे नहीं होगा ऐसे बर्फ उठा उठा के कर रहे हो, ठीक है, लेकिन गाड़ियों के ऊपर से भी पूरी आइस हो, समझ रहे हो? तो और आप बोलो सर किसी को हायर कर लेंगे, भाई यहाँ पे लेबर मिल जाती है, बाहर नहीं मिलती। आप वहाँ पे करोड़ों कमा लोगे, कमा लोगे, लेकिन घर के अंदर सारे काम खुद ही कर रहे हो। समझ रहे हो? मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है, बट वो वाली चीज़ है कि लगता है कि उधर बहुत सही है, पर उनकी स्ट्रगल अलग होती है। लग्जरी ऑफ लाइफ तो इधर इंडिया में ही है ना। डिपेंड करता है, मतलब अपनी अपनी सेटिस्फैक्शन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग को नहीं है, भाई जो वहाँ रह रहा है वो रहना ही चाहता तभी रह रहा है, अगर मैं जनरली बोलूँ। समझ रहे हो? एनीवेज, मुद्दे की बात ये है भाई, अगर आपकी दुबई में जॉब लगी, मेरा आपसे सवाल, आप उधर दुबई के अकाउंट खुलवाओगे या आप ये करोगे नहीं जी मेरे तो कालका जी वाले बैंक में ही सैलरी दे दो? अगर आपकी जॉब लग गई है, 1 महीना आपने काम करा, तो आपको क्या लग रहा है? आप वहाँ पे ये बोलोगे हमारा अकाउंट तो है जी यस बैंक में, हमें तो इसी अकाउंट में पैसा चाहिए, ऐसा होगा? या लॉजिस्टिकली आप खुद ही अकाउंट बदलवा लोगे? क्योंकि आपको जो आसपास बैंक दिखेगा वहीं से तो विड्रॉ करोगे ना आप पैसे।
ठीक है, लॉजिकली हर इंसान यही करेगा। बट सपोज अगर आपने काम करा दुबई में फर्स्ट मंथ आपने काम करा अप्रैल में, आपकी सैलरी आनी थी 5 लाख रुपए, और बेटे वो 5 लाख आ गई आपके इंडियन बैंक के अंदर। आपकी यहाँ ब्रांच थी, इस ब्रांच में क्रेडिट हो गया बच्चे, टाइम पर आया करो रे, डेली का लेट गया। इतनी सांस फूल रही है बेचारे की। फिट हो जाएंगे सारे बच्चे। चेयर एक ये नहीं ना, एक ये खाली है, एक ये वाली चेयर ले लो। बेकार हो रही है भाई, एक बार नीचे मैडम को बोल दिया तो फोन कर दे नीचे का, तो हम यार ऊपर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, सो बेसिकली आप अगर सपोज करो दुबई में गए और आपको 5 लाख रुपए की सैलरी थी और आपने उसको कालका जी के यस बैंक में ले ली, इंडिया के बैंक में ले ली, मुझे बताइए क्या भारत देश उस पर टैक्स लगाएगा? आंसर इज यस। आपने मेहनत कहाँ करी है? और मैं कह रहा हूँ आप कभी इंडिया नहीं आए थे, लेकिन अगर तुमने भारत देश में पैसा रिसीव करवा दिया तो टैक्स लगेगा जी आपके ऊपर। ध्यान से पढ़िएगा लाइन को, एनी इनकम आपने कहाँ कमाई मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, अगर वो रिसीव हो गई ना बेटा इंडिया में, इट इज टैक्सेबल। आप मुझे बताइए, इस वजह से जितने भी लोग बाहर जाते होंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, कहीं भी जा रहे हैं, वो अपने पैसे को यहाँ पे रिसीव करते होंगे कि हमारी सैलरी सीधा जो इंडिया में यस बैंक है या एसबीआई उसमें दो, कोई भी नहीं करेगा। और वो लॉजिस्टिकली भी लॉजिकल नहीं है, आपको खर्चे सारे वहां करने हैं। लेकिन एक बात बताइए बेटे, 40 लाख का पैकेज हो गया, पेरेंट्स के लिए कुछ पैसा भेजोगे नहीं भेजोगे? भेजोगे ना। और ऐसे भी लोग होते होंगे जो 10 साल से यूएसए में कमा रहे हैं, 5 करोड़ कमा लिए और बोला मन भर गया, अब इंडिया जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए, आप पिछले 5 साल से यूएसए में 1-1 करोड़ करके सेविंग हो गई आपकी। कितने रुपए टोटल है आपके पास? 5 करोड़। अब आपने बोला मैं इंडिया अपने देश वापस जा रहा हूँ, वो पैसा वहीं छोड़ कर आओगे, वापस लेके आओगे? हमारा पैसा सर लेकर आएंगे सर, कैसे लेकर आओगे? लगेज में या बैंक टू बैंक? तो यूएसए वाले बैंक से कुछ इंडिया के बैंक में ट्रांसफर करवाओगे। सो इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? क्या हुआ मैडम? मैम वो ना चेयर टूटी तो नहीं हुई? बताया नहीं आपने, बच्चे चेयर टूट रही। एक चेयर है पर संजीव बोल दो 4-5 और। हाँ है ना। आप मुझे बताइए, सपोज करो 5 साल से आप नौकरी कर रहे हो और अब अगर आप इंडिया आ रहे हो तो भी तो आप वो इनकम को इंडिया में लेकर आ रहे हो ना, क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। जब आपको फर्स्ट टाइम पैसा मिलता है ना, आपने नौकरी करी, आपको फर्स्ट टाइम पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। अब उसके बाद आप अपने किसी भी अकाउंट में डालो, मैं कह रहा हूं इंडिया किसी अकाउंट में डालो, आपका पैसा, आप उस पैसे को 4 अकाउंट में कर रहे हो, उसको मैं रिसीव्ड बोलूंगा? रिसीव्ड नहीं बोलता, रेमिटेंस बोला जाता। मेरी जेब में पैसे आ चुके 10,000, 10,000 एक पॉकेट में 5 रख दिए, एक में 5 रख दिए, क्या मैं उसको बोलूं रिसीव करे हैं मैंने? भाई रिसीव तो 10 पहले ही हो गए थे। आप उसको क्या कर रहे हो बच्चे? रेमिटेंस कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, आपका ये सवाल हो सकता है सर जी हम बाहर गए, हमारे बैंक में उधर ही पैसा लिया, क्या उसको रिसीव्ड इन इंडिया बोलो, आउटसाइड इंडिया बोलो? आउटसाइड इंडिया। बच्चे का डाउट ये आ सकता है सर अपने पेरेंट्स को 50,000 ट्रांसफर करने थे, तो वो रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा? नहीं होगा भाई, तूने अपना एटीएम यहीं पे दे दिया है कि लो पापा मेरा एटीएम है, ये मेरा बैंक है, मैं इस अकाउंट में 50 डालता रहूंगा, तेरा ही पैसा वहां से यहाँ ला रहे, रेमिटेंस होता है वो, रिसीव्ड नहीं होता। वो रिसीव्ड होता है फर्स्ट रिसिप्ट। अब आप समझेंगे रिसीव्ड का मतलब अगर मैं बोलूं, इट इज कॉल्ड फर्स्ट रिसिप्ट। हाँ जी, आपको फर्स्ट रिसिप्ट का मतलब समझ आया? जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, तो जो आपको टेनेंट पैसा देता है वो होता है रिसीव्ड। वो मिलने के बाद तुम 4 अकाउंट में डालो, उसको रिसीव्ड थोड़ा बोलूंगा मैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। समझ रहे हो? तो आपको ये समझना है
कि रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू रेमिटेंस। क्या मतलब हुआ सर इसका? मतलब बड़ा सिंपल सा है, पेपर में ये कहानी आ सकती है, एक इंसान ने 10 करोड़ कमा लिए और अब वो इंडिया आ रहा है 10 करोड़ लेकर, और उसका ये सवाल है कि अब क्या टैक्स लग जाएगा क्या इंडिया में? नहीं लगेगा। इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज बीइंग रेमिटेड इनटू इंडिया। मेरा ही पैसा मैं लेके आ रहा हूं, मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो अगर if it is received in India, it is taxable for all. Next point. हाँ करेक्ट, प्रोवाइडेड तो वो कैश को दिखा चुका पहले से, रिसीव्ड पहले हो चुका ना, सरकार को बताएगा नहीं। मान ले अगर तू कहीं पे जॉब कर रहा है, ऐसा होता नहीं है रियल सेंस में, तुझे 40 लाख की कैश की सैलरी है तो तू बताएगा नहीं, कायदे से तो बताना बनता है ना। बताइए, क्लियर है बच्चे? सर ये साथ साथ लिख रहे हो? एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड। सर ये डीम का मतलब क्या होता है? मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। जैसे कि कल आपका कैश फ्लो का टेस्ट है तो वो डीम्ड है बेटा। अब लेट आया ना, वो हो गया, वो ये झटका, ये रिएक्शन बच्चे दे चुके, ठीक है ना। सो बेसिकली एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम्ड टू बी, आज ही हुआ। यही जीवन है बेटे, यही जीवन है। जिंदगी आसान थोड़ा ना चलेगी, चैलेंजेस तो आएंगे। हाँ जी, टाइमिंग बता दूंगा। मुद्दे की बात ये है भाई, सुन लो एक बार, इधर फोकस करना बेटे, ज्यादा लंबे पॉइंट नहीं है लेकिन एक बार फोकस चाहिए मुझे आपका। भाई साहब भारत देश में आके मेहनत करोगे तो भारत देश तो टैक्स लेगा। आईपीएल मैच के लिए बाहर के प्लेयर इधर आएंगे। अक्रूड इंडिया का मतलब क्या होता है? जहां मेहनत करें। अब मुझे बताओ, मैं अभी मेहनत कहाँ पे कर रहा हूँ? इंडिया में, कालका जी के अंदर 3rd फ्लोर पे, समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर बोलूँ एक इंसान जॉब करने जा रहा है गुड़गांव, नोएडा, तो कहाँ मेहनत कर रहा है? इंडिया में ही कर रहा है ना। और इंडिया मेहनत करेगा, तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो मर्जी हो, इट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अगर भारत देश में मेहनत करेंगे, यहाँ कमाएंगे, तो भारत देश को तो टैक्स देना पड़ेगा ना सर। अब मुझे बताइए, जब इधर वर्ल्ड कप हुआ, आईपीएल, जो भी प्लेयर्स हो, मेहनत कहाँ कर रहे? इंडिया। कब? बहुत दुख है यार उस हार का, अभी भी भुला ही नहीं जा रही भाई वो हार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगलों के बेचारों के गम नहीं भूले जा रहे तो पैसा पैसा कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कहानी है, सिर्फ वो होता है, सच थोड़ा है ये। नहीं पर वो अलग चीज है, हो ही नहीं सकता। बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अच्छा, आपके हिसाब से गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि वो ये दिखाए कि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या बाहर हुई है? इंडिया। क्योंकि गवर्नमेंट को तो फायदा है ना जी। मैं आपके साथ 3 थंब रूल्स डिस्कस कर रहा हूं। थंब रूल समझ रहे हो? समझ कि वो यूनिफॉर्म चल रहा है। सबसे पहला जो हमने 2 कर लिए, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर आप इंडिया में पैसा रिसीव करोगे, टैक्सेबल फॉर ऑल। दूसरा पॉइंट, एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल। 2 थंब रूल हो गए। तीसरा बता रहा हूं, ROR की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ROR एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडिया के सबसे नजदीक है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कमा ले बेटे, पूरे वर्ल्ड में कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? तो ROR के लिए तो आपको दिमाग नहीं लगाना। एक ROR को किराया मिल रहा है USA में, इंडिया में टैक्सेबल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया किराया मिल रहा है, बिजनेस है, कोई मतलब नहीं भाई, ROR है ना, तू भारत देश को टैक्स दे। हाँ जी,
अब ये पॉइंट आ जाता है, इसके लिए मैंने बोला था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आपके सिलेबस में नहीं होता पर जिंदगी में अपने में वो भी समुद्र है, फाइनल में पढ़ेंगे आप। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, 25-30 पेज का चैप्टर होता है, लेकिन यस इट एग्जिस्ट। आप सोच के देखिए ना, कितने सारे बिजनेसेस इंडिया में भी चल रहे, बाहर उनकी ब्रांचेज है। तो रिलायंस कंपनी इंडिया में तो देती होगी टैक्स, बाहर की कंट्री में दे रही है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, समझ रहे हो? तो उनको क्या बोला जाता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो 3 थंब रूल क्या थे बेटा हमारे? रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल, अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल, एंड फॉर आरओआर ऑल द इनकम इज टैक्सेबल। ये 3 थंब रूल ध्यान रखना, उस हिसाब से ये वाला बताइए। एनी इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, गुड। आरओआर को कोई फर्क ना पड़े भाई, इसके लिए तो टैक्सेबल है। आरएनओआर के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए ध्यान रखना। अब बोलो सर आरएनओआर के लिए कर दो, नहीं कर सकता भाई, रूल बने हैं भाई। क्या करेगा बाहर? बाहर मेहनत कर रहा है तो भी इंडिया में टैक्स भरेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? क्योंकि वो रेजिडेंट है ना। हाँ, भारत देश का रेजिडेंट है भाई, तो आरओआर, रेजिडेंट नहीं आरओआर। अगला पॉइंट बताइएगा, एनी इनकम accrued outside India but controlled from India। सर ये क्या बोल दिया सर आपने? सर accrued outside India, लेकिन बेटे मैंने ना एक वर्ड डाल दिया, वो इनकम का कंट्रोल जो है, मतलब कुछ कनेक्शन वो इंडिया से। पहले तो आरओआर बताइए, आरएनओआर। ये बात ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे ना भूलोगे ये, ठीक है ना? और नॉन रेजिडेंट, अगर कंट्रोल वर्ड आ गया ना तो आरएनओआर के लिए भी आपने क्या करना है? टैक्स। बेटे थोड़ा धीरे कर दो फैन को, गर्मी लग रही है? चलो ठीक है फिर चलने दो, गर्मी हो रही है मतलब इधर। हाँ, मुझे नहीं पता लग रहा है इधर में। एसी चला दे क्या? है? पहले स्विच ढूंढना पड़ेगा इसका। पीछे पीछे स्विच लगा हुआ है, देखियो सिद्धार्थ तेरे पीछे एकदम वायर क्या है, ये जा रही है नीचे कुछ? ठीक है कोई नहीं, बाद में देखिए। अक्रूड, अच्छा ये वाला बताना, अक्रूड इन इंडिया, ये बेटे इधर देखो रे, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम, ओ सर ये क्या क्या लिखवा रहे हो बेटे? एक बात बताओ, अक्रू कहाँ हुआ है? इंडिया। पर कंट्रोल कहाँ से है? सरकार करिए, हमें कोई मतलब नहीं इससे। फायदा बेटा अपना देखना है बेटे, कंट्रोल नहीं देखता, मगर इंडिया में अक्रूड है टैक्सेबल फॉर ऑल। लेकिन ये कंट्रोल कब देखा मैंने? जब अक्रूड आउटसाइड इंडिया था, तो मैं देख रहा हूं ना भाई। आप समझ रहे हो ऊपर वाले पॉइंट में और इसमें क्या फर्क है? आउटसाइड इंडिया था, मेरा कंट्रोल हुआ तो ये फंसा दिया इसको मैंने, लेकिन यहां पे कंट्रोल मैंने कहा ना भाई, सबके लिए टैक्सेबल है भाई। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके सर, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है जी, कंट्रोल का बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए कुछ ना कुछ, और वो कनेक्शन बहुत सारे फॉर्म से बन सकता है, उसके पीछे नहीं है वो लाइन लिखी आएगी तो समझ लेंगे। बिजनेस सेटअप इन इंडिया, बोले सेटअप यहाँ है, ब्रांच उधर है, कुछ है, कुछ इतनी लाइन लिखी नहीं आएगी, कंट्रोल वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कैसे होती है? कह सकता हूँ खेती बाड़ी के लिए,
आप तो बेटे आजकल के नौजवान हो बेटे, हम तो किसान आदमी हैं। हमने बहुत खेती बाड़ी करी है बेटे अपने टाइम पे, खूब हल चलाया है बेटे। सर हल तो अरे जैसे तेरे को याद है ना? हाँ? तो बेसिकली क्या एग्रीकल्चरल इनकम, आपके घर के बाहर जो सब्जी वाले भैया आते हैं वो आपको आलू, शिमला मिर्च ये सब होती है ना, टिंडे, वो बेचते हैं, वो एग्रीकल्चर इनकम है क्या? एग्रीकल्चर इनकम है क्या वो? फिर क्या होती है एग्रीकल्चर? जो फार्मर एग्रीकल्चर इनकम होती है एक्चुअली में जो फार्मर जो प्रोड्यूस करता है और वो जब फर्स्ट टाइम बेचता है, उसके बाद मान लो मैंने ग्रो करा और मैंने आपको बेच दिया, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया, वो एग्रीकल्चर इनकम। आपने आगे किसी डीलर को बेचा, उसने बिग बाजार वाले को बेचा, बिग बाजार वाले ने किसी और को बेचा, रिलायंस फ्रेश, ये सब कोई एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम क्यों होती भाई? जो पहली बार प्रोड्यूसर, फार्मर, किसान आदमी जो बेच रहा है ना, उसको जो फायदा हो रहा है उसको एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है, और एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसके ऊपर हम एक चैप्टर करेंगे, ठीक है? तो मुद्दे की बात पहले तो आप ये लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। बड़े ही प्यार से देखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड ऑन, एएल क्या है बेटा? एग्रीकल्चरल लैंड। थोड़ा सा पूरा लिख दे क्या? एएल इज agricultural land situated in, जो लैंड है वो किधर होना चाहिए? इंडिया में। सर जी मैं एक फार्मर हूं, पर एग्रीकल्चरल लैंड है नेपाल में। क्या हुआ मैडम? एग्रीकल्चरल income earned on agricultural land situated outside India. If the land is situated outside India, तो भी वो exempt है क्या? भारत देश कह रहे नहीं exempt है। तो ROR के लिए क्या हो जाएगा? क्या 7 क्या? नहीं नहीं, 6th के अंदर ही ऐसे लिख लो या 7 बना दो, कोई बात नहीं। 7th बना दोगे इसको? लो बेटे 7 पॉइंट बना लो, कोई बात नहीं, 6th ही बना लो, कोई बात नहीं। आप मेरे को बताइए ROR के लिए क्या कर दिया मैंने? RNOR का आप बताइए, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल? एग्रीकल्चर लैंड का मेहनत का, तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया नहीं हो गया? नॉन टैक्सेबल क्या बात का? टैक्सेबल जब लैंड ही बाहर है तो मेहनत ही तो बाहरी करी, और अगर बाहर मेहनत करी है तो भाई साहब तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गया ना। ये मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके रिसीव की बातें नहीं करी थी, तो अब आपने बोल दिया तो मैंने बोलना था। 7th वाले पॉइंट में आप मत लिखना, अगर मैं ये लिख दूं कि ये सारा का सारा पैसा इंडिया में रिसीव करा गया, टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? तो बेसिकली उसका कैसे बनेगा पॉइंट देखना बच्चे। एनी इनकम
अक्रूड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड मतलब मेहनत तो बाहर है, Yes, sir. बट रिसीव्ड इन इंडिया. ओके, सर जी वैसे अक्रूड आउटसाइड इंडिया, तो आपको पता है कायदे से तुम क्या बोलते, अगर सिर्फ इतनी ना लिखी होती, ROR के लिए, इसके लिए, लेकिन सर जी अब वो बात नहीं रही ना. आपने रिसीव कहाँ कर लिया, तो ये नॉन टैक्सेबल थोड़ा ना होगा भैया. अगर इंडिया में इनकम रिसीव करोगे तो टैक्सेबल. कहिए साहब, क्लियर है? अगर आपको सारी बातें समझ आ रही है, मेरा आपसे सवाल, इनकम अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड, टैक्सेबल. क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मेहनत यहाँ की है ना, कहीं भी रिसीव करता है, टैक्स तो इंडिया में ही लगेगा. क्लियर है बच्चे? चलिए गुड. एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर ना एक नोट लिखवाऊंगा, ऊपर ना नोट ऐसे लिख देना, नोट नंबर 1. जो ये टेबल बन जाएगा तो लिखवाऊंगा. नाइन्थ पॉइंट बस खत्म होने वाला है, फिर प्रैक्टिस करेंगे. Practice करेंगे. प्रैक्टिस. Question. सर ये जो है ये received लगेगी और सब में टैक्स लगेगा. ब्रो अगर तूने इंडिया में रिसीव कर लिया, ROR का तो वैसे ही टैक्सेबल है, रिसीव कर ले तो इनका तो टैक्सेबल हो जाएगा ना. गिफ्ट, इसके ऊपर भी एक नोट आएगा, लेकिन मतलब आज की बात नहीं है, बस वो गिफ्ट रिसीव्ड, ये तो आपने कर भी लिया बच्चों, कुछ बच्चों ने, फ्रॉम रिलेटिव इन इंडिया. एग्जैक्टली. आपने देखा ना, इसके ऊपर मैं नोट लिखवाऊंगा, पर आपने तो बहुत ही गहरी बातें कर ली. मैं उसमें नोट क्या दिखा दूंगा कि रिलेटिव से एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 तक का वो होता है, तो वो अलग बात है. पर क्या रिलेटिव से जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है? सो इट इज एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट. क्लियर है बच्चे? और गिफ्ट अगर नॉन रिलेटिव से होता तो अप टू व्हाट लिमिट, आई मीन 50,000 तक टैक्स. अगर गिफ्ट टोटल 30,000 ही मिला होता तो एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट. बट अगर 60,000 गिफ्ट होता तो कितना टैक्स है? द एंटायर अमाउंट. ठीक है, मुद्दे की बात वो नहीं है, बस एक टेबल के अंदर आ रहा है. ठीक है सर, गिफ्ट होता तो. अच्छा जी, ये ध्यान से बताना बेटा. थोड़ा सा धीरे करके देख लो. इतनी देर तक मैं बोल रहा हूँ तो बच्चों को थोड़ा रेस्ट मिल रहा था. नहीं बोल, फैन के बाद आए थे बच्चों. भाई बंद कर देना. सर तेज कर दिया, सही है. पीछे देख लो, मतलब मैं तो एडजस्ट कर लेता हूँ भाई साहब. अब आवाज नहीं आ रही, अब लग रहा है गिरेगा सीधा. लोन ऑफ रुपीज 5 lakhs रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम USA. बेटे रिसीव कहाँ हुआ है? ओके. और अगर रिसीव हो गया है तो क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल. नॉन रेजिडेंट के लिए, सॉरी RNOR के लिए, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी. कहिए साहब, क्लियर है? गलत है सर. सर लोन को इनकम थोड़ी. एग्जैक्ट. आप ऊपर के सारे पॉइंट देख के मैं इनकम 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 लिख रहा था, यहाँ पे मैंने लोन लिख दिया. ये तो बस अमाउंट एक रिसीव हुआ है ना अपने वर्किंग कैपिटल को. जो मर्जी हो, लोन है. मुझे बताइए, लोन इनकम होती है क्या? आप अगर ऊपर के पॉइंट देखेंगे, मैंने हर बार
इनकम 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 गिफ्ट इनकम होती है। सर जी ये लोन लिख दिया आपने, ये टैक्सेबल है या नहीं है, तो सवाल ही गलत है। नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज लोन इज नॉट अ इनकम। ओके तो ऐसे नहीं करना बेटे, बस रिसीव्ड देख लिया आपने इमीडिएट टैक्सेबल कर दिया, आप समझ रहे हो। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम, कभी कभी होता है कोई इनकम टैक्स लगाने से रह गई, एसएससी ने कमाया उसने नहीं बताया, चांस की बात है, और डिपार्टमेंट से भी छूट गई, तो कौन से साल की इनकम अनटैक्स रह गई है? 1819 ब्रॉट इनटू इंडिया इन 1920। और मान लीजिए कि हम 19-20 की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हम 19-20 का ही देख रहे थे क्या चल रहा है भाई, टैक्सेबल कितना, क्या कमाया तूने, क्या करूं इसमें। ये इनकम कौन से साल की है? पिछले साल में भी टैक्सेबल नहीं हुई तो रह गई। आप ऐसे नहीं कह सकते पिछले साल सर इनकम कम दिखाई थी इस साल ज्यादा दिखा दी, ऐसे नहीं होता बेटे। पिछले साल की डिटेल ही रिवाइज करी जाती है और उसी साल में ही बताया जाता है। कहने का मतलब ये, मैंने कोई डिटेल भरी होंगी ना सरकार को, वो फॉर्म को रिवाइज करा जाता है। आपने जस्ट पिछले साल ज्यादा दिखाया तो इस साल कम दिखा रहे हो, पिछले साल कम इनकम दिखा इस साल ज्यादा, ऐसे नहीं होता इनकम टैक्स। जिस साल में आपने डिटेल भर दी, अब वो केस ही खोलेगा तभी होगा, केस नहीं खोला तो गया वही। आप मेरे को बताइए, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगी ये? बिल्कुल नहीं। क्यों मैंने नोट, ये इनकम ही नहीं है 19-20 की भाई। टैक्सेबल करने के लिए पहले इनकम तो प्रूव कर दो कि 19-20 की है। इज इट द इनकम ऑफ 1920? नो, इट इज द इनकम ऑफ 1819। और 1819 में मैंने डाल दिया होगा जिधर भी डाला होगा। रिसीव्ड मान ले अगर बाहर है, मान ले अगर रिसीव्ड बाहर है या ड्यू भी है तो बाहर ही टैक्स का, समझ रहे? देख ये वाले पॉइंट पे तो मैं इधर ही अटका दूंगा ना तुम्हें। 18-19 की इनकम है, हाँ अगर इंडिया में भी बच गया बाय चांस तो रह गया। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके तो मेरे हिसाब से बेटे यही पॉइंट्स है हमारे। आप मेरे को बताइए यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक और पॉइंट है, सॉरी कुछ लग रहा था मुझे मिसिंग है। डिविडेंड इनकम समझते हो आप? डिविडेंड इनकम ऑन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। पहली बात ये क्या है डिविडेंड, जो आपको इनकम अगर होगी कैसे होगी, अगर आप इन्वेस्ट करोगे शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में, आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है, तो क्या वो आपकी इनकम है? इज इट द इनकम ऑफ शेयर होल्डर? इज इट टैक्सेबल? आंसर इज यस। पहले नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे बेटा ये शेयर होल्डर के हैंड में ही टैक्सेबल है। मेरे पास बेटे 2 शेयर एमआरएफ के हैं। आपने जो सुना है वो गलत सुना हुआ है बेटे कि 250 शेयर है। 2 शेयर एमआरएफ के हैं बेटा। मैं कुछ छिपाता नहीं बेटे, जो होता है सच बोलता हूँ छिपा के, ठीक है। मैंने शेयर खरीदा था 63,000 का। हाँ तू चीख चीख के बोलते और मैंने कब खरीदा था? 2017 में। तो जब वहाँ पे उस टाइम पे 1,20,000 लगाए थे, तो आज के टाइम पे भी वैल्यू क्या हो गई उसकी? 1,50,000 का अगर एक शेयर है तो 3 लाख। तो अभी कल परसों ही बेटे कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करा है। आप बताइए मुझे और इनकम हुई कि नहीं हुई? तो मैंने डिसाइड करा बेटे जो भी डिविडेंड इनकम है सभी बच्चों के साथ बांटो।
कंपनी को कोई लालच नहीं बेटे, कैपिटल एप्रिसिएशन मेरा, डिविडेंड आप करो। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 300% ऑफ द पार वैल्यू। पार वैल्यू है 10 रुपए। सही में कह रहा हूं, आई एम सॉरी ज्यादा लिख दिया। पार वैल्यू है 1 रुपया। 1 रुपए का 300% मिला है बेटे मेरे को। छोटा आदमी नहीं हूं मैं। कितने रुपए? और 2 शेयर हैं, 6 रुपए बेटे, जो कि मैंने डिसाइड करा है आपके साथ बांटने। लड़ाई हो जाएगी, मत बांटो। टैक्स भी चला है। एंड यस, क्या इसके ऊपर टैक्स है? तो अगर मान लो मैं 10% स्लैब पे आता हूँ या 30, चलो 30 मान लेते हैं, तो 1.8 रुपीज का टैक्स चला गया, 4 रुपए 20 पैसे बचा। सर इनकम टैक्स वाले जिसको भी पूछते हैं कहां से कमा लिए, ठीक है ना। तो क्या ये डिविडेंड मेरे हैंड्स में टैक्सेबल है? जी हाँ है, और मैं दूंगा बेटे टैक्स। आप मेरे को बताइए, आरओआर के लिए टैक्सेबल, आरएनओआर के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए क्यों? इंडिया की कंपनी है, इंडिया में मेहनत करती है, डीम्ड अक्रूड, डीम नहीं बोलूंगा, अक्रूड इन इंडिया भाई साहब, डोमेस्टिक कंपनी है। रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, आपको कोई मतलब नहीं कहाँ धंधा कर रही है, इंडिया की कंपनी है ना, अक्रूड इन इंडिया। लेकिन अगर यही फॉरेन कंपनी होती बेटे, डिविडेंड इनकम ऑन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, आरओआर के लिए, ओके, आरओआर के लिए तो टैक्सेबल है ना बच्चे। क्यों? क्योंकि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये अक्रूड इन इंडिया है या अक्रूड आउटसाइड इंडिया? फॉरेन कंपनी है तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया माना जाता है। आरओआर के लिए तो टैक्सेबल, और बाकी दो के लिए। लेकिन अगर मैं इस लाइन के आगे ये बोल दूं, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल हो जाएगा। मुझे बताइए, समझ आ रही है बेटे बात? सही पकड़ लियो बेटे, कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया सभी बच्चों ने। वेरी 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 गुड। ब्रो डिपेंड करता, अब जब क्वेश्चन देखेंगे ना, अगर लिख दिया है रिसीव्ड इन इंडिया, तो मैं तीनों के लिए टैक्सेबल तो नहीं, कुछ नहीं लिखा है। क्लियर है बच्चे? नोट नंबर 1, बस बेटे मैंने जितना बोलना था बोल दिया, प्रैक्टिस करें। मैं नोट नंबर 1 2 नोट लिख लेगा। नोट नंबर 1 किसके ऊपर डाला था हमने? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम अर्न्ड ऑन केबीसी से कोई भी विनिंग अमाउंट मिली तो टैक्सेबल है? बताओ बच्चों। बिल्कुल टैक्सेबल। हाँ जी मैडम, केबीसी, बिग बॉस, है ना? ये वाला नहीं है, आगे वाला है, आगे वाला, नेक्स्ट वाला। आइए, और नोट नंबर 1 लिखिए। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम earned on agricultural land situated in India is exempt. Agricultural land earned on, agricultural income earned on agricultural land situated in India is exempt from tax.
is exempt from tax under section 10 subsection 1. Full stop. Next line. ये नोट नंबर 1 ही चल रहा है. Agricultural income, बेटे बात मत करो बेटा प्लीज. Agricultural income earned on agricultural land situated outside India is taxable for, आप बताइए, ROR. समझ रहे हो? is taxable for ROR. Full stop. Note number 2. Dividend income declared by a domestic company. Dividend income declared by a domestic company is taxable in the hands of, किस किस के लिए? तीनों के लिए. ROR, RNOR, NR. रीजन पता है ना? बिकॉज इट इज अक्रूड इन इंडिया. नेक्स्ट लाइन, नोट नंबर 2 ही चल रहा है. डिविडेंड इनकम डिक्लेयर्ड बाय फॉरेन कंपनी is taxable in the hands of ROR only. क्योंकि फॉरेन कंपनियां तो सिर्फ अक्रूड आउटसाइड इंडिया ही हुआ है. ठीक है ना बच्चे? अब लिखिए जरा थंब रूल. थंब रूल कितने दे रहे हमारे? 3. सबसे पहला, any income received in India is taxable for all. Point number 1, any income received in India is taxable for all. Second, any income accrued in India is taxable for all. लिख लिया? लिख नहीं रहे लग रहा. एनी इनकम अक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल. थर्ड पॉइंट, सर आपने जब नोट दिए तभी लिख लिया था. ये लिखे हुए थे उसमें. सब लिखा हुआ है ये, बट डीम्ड वाला रह गया, वो भी लिख. ठीक है. थर्ड पॉइंट, द एंटायर इनकम of ROR, the entire income of ROR which is earned in India or outside India, the entire income of ROR which is earned in India or outside India is taxable in India. भारत देश में सारा का सारा टैक्स लग जाए. कहिए साहब, क्या इधर तक सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी 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 गुड. तो आपकी स्क्रीन पे आएगा बेटे क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे. आइए लिखिए. मैं लिखवाऊंगा बेटे क्वेश्चन. आइए लिखते हैं. मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल and has earned the following income
फॉर प्रीवियस ईयर 23-24. सो मिस्टर एक इंडिविजुअल है एंड ही हैज अर्न द फॉलोइंग इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23-24. अब हम लोग कई पॉइंट्स लिखेंगे, आप अभी ऐसे मत लिखना, ठीक है? तो मैं नीचे पॉइंट्स दूंगा और हमें उसकी कंप्यूट क्या करनी होगी, टोटल इनकम. टोटल इनकम बोले तो उसकी इनकम कितनी है, टैक्सेबल होगा तो वही वैल्यू ले लेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, मिस्ट ये वाली लाइन लिख ली ना, फर्स्ट वाली. पॉइंट नंबर 1 लिखिए. रेंट received from a property in USA 6 lakhs. ब्रैकेट में बस मैं ये कह रहा हूं, ये रिसीव किधर हुआ बेटा? रिसीव्ड इन. जिन बच्चों ने हाउस प्रॉपर्टी कर लिया ना, ध्यान से सुन लेना. पहली बात तो रेजिडेंशियल का लॉजिक लगा के आरओआर के लिए क्या होगा, टैक्सेबल. कितने रुपए? 6 लाख. लेकिन आप 30% माइनस करके लिखेंगे. डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, पेपर में नहीं की तो गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? क्या मैंने ये बोला इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? ना रे, अमाउंट रिसीव. इज इट अ कंप्यूटेड अमाउंट? नो. 6 लाख आप एक्चुअल रेंट मान के चलिए, एक्सपेक्टेड नहीं तो क्या हो गया, जीए भी तो आ गया 6 लाख, 30% तो माइनस करोगे. समझ रहे हो? जो भी लैंडलॉर्ड्स को इनकम होती है ना, तो आपका प्रॉपर्टी में कुछ खर्चा भी होता है. सरकार वो खर्चा नहीं पूछती, कहती है सीधा 30% माइनस कर देता है. समझ रहे? तो 6 लाख का 30% माइनस हो जाता है. दैट इज 180 डिडक्शन. कैसे? ठीक है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट. सेल ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन यूके जिससे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 lakhs. बेटा प्रॉपर्टी बेच के जो भी कैपिटल एसेट बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चे? 10 lakhs. एंड आई एम सेइंग 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया. ठीक है जी, देखेंगे क्या करेंगे इसका. पेंशन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेंशन मिली है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन यूके. ऐसा हो सकता है ना कि आपने नौकरी तो इंडिया में करी हो, लेकिन उसके बाद आप किसी और कंट्री में सेटल हो गए हैं, तो आपको पेंशन गवर्नमेंट देगी या रोक देगी? पेंशन तो मिलेगा. ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या है ये? इज इट, शुड आई से अक्रूड इन इंडिया या अक्रूड आउटसाइड इंडिया? क्या बोला? अक्रूड इन इंडिया, क्योंकि तुमने इंडिया में अप टिल 60 ईयर्स जब आपने मेहनत करी उस वजह से आपको मिला है, तो अक्रूड इन इंडिया है. और अगर अक्रूड इन इंडिया है तो क्या हो जाएगा इसका ट्रीटमेंट? टैक्सेबल फॉर ऑल. समझ रहे हो ना बच्चे? नहीं, ये हम बात करेंगे. वैसे अभी बता रहा हूँ, पेंशन है ना तो सैलरी में जाती है. एक एम्प्लॉय नौकरी करता है उसको पेंशन, ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, ये सारी बातें करने वाले. नौकरी की वजह से जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो सैलरी में ही जाते हैं बेटा. अच्छा जी, प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakhs फ्रॉम अ बिजनेस in UAE controlled from India
30% of profits received in India. ओहो, देखेंगे बेटे, कोई बात नहीं. Profits of rupees 10 lakh from business in India, but controlled from outside. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 6. बोलू. डिविडेंड इनकम of rupees 2 lakhs dividend income of rupees 2 lakh received from a foreign company, full stop. It is received in USA. And remitted 50% to India. पहले तो सारा आपने रिसीव बाहरी करा, और उसके बाद कितना रेमिट कर दिया इंडिया में? 50%. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, 10 तक तो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी rupees 1 lakh received outside India. कितने पॉइंट हो गए? एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड situated in USA. कितना अमाउंट जी? 10 lakhs. 30% is received in India. Next point, profit on sale of house property. Profit on sale of house property situated in Karol Bagh for rupees 10 lakhs. प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा? 10 लाख. और क्या पॉइंट डल सकता है? बस एक. कितने पॉइंट हो गए? 9. एक और डाल देते हैं बेटा. Profits from a business in Goa. Profits from business in Goa, rupees 30 lakhs, comma, controlled from Pakistan.
दाऊद इब्राहिम का है क्या? Profits from a business in Goa. गोवा बिजनेस किधर है रे? गोवा में। और कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? पाकिस्तान से कितने रुपए का प्रॉफिट है? 30 30 लाख। लाख रुपए का। मेरा आपसे सवाल, इसके आगे बस क्वेश्चन खत्म करेंगे। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए if Mr. A is ROR, Mr. A, if Mr. A is ROR, RNOR and तो जो भी कैटेगरी का इंसान है भाई बन सकती है वर्किंग। जैसे कि बेटा आपको ना दोबारा पूरे पॉइंट नहीं लिखने, कितने पॉइंट्स है कॉमन टोटल? 10 पॉइंट है ना। तो आप क्या कर दो, जैसे टेबल ये बनाना, अब की बार मैं टैक्सेबल नहीं बताना सिर्फ, जैसे मैं बना देता हूँ, चलो ठीक है। अब मुझे बताइए सर हमारा फॉर्मेट कैसे बनेगा? तीनों कॉलम साथ में चलेंगे बच्चे। ROR, RNOR एंड नॉन रेजिडेंट। सबसे पहला पॉइंट आप बताइए क्या होगा? क्या पॉइंट था पहला? प्रॉपर्टी तो यूएसए में है, तो अक्रूड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। बट बेटा रिसीव इंडिया में हो गया बेटा, तो क्या करूं? 6 लाख 6 लाख। हाँ डिडक्शन देनी थी ना जी इसमें, 30% माइनस कर दो बेटे, तो 1,80,000 माइनस हो जाएगा 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। कही है फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बस फिर आगे आपको दूंगा, एक बार ट्राई करना, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे जब पूरा हो जाएगा। तो कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन यूके। ये यूके क्या है बेटे? उत्तराखंड तो नहीं लग रहा ना बेटे किसी को। तो आउटसाइड इंडिया हो गया रे। प्रॉफिट कितने का है? तो ये तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया है। पर आरओआर के लिए बताइए, पूरा टैक्सेबल। आरओआर के लिए पूरे टैक्सेबल है, आरएनओआर के लिए बताइए कितना? एग्जैक्टली 5 लाख। 5 लाख आरएनओआर के लिए होगा, क्यों? रिसीव हुआ भाई इंडिया के अंदर। तो आप मेरे को बताइए 10 lakhs, 5 lakhs and why? Because 50% is received in India. Next, मैम आरओआर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कमा ले पूरा टैक्सेबल होता है। थंब रूल नंबर 3 समझ रहे हो सर? हाँ जी मैडम देखो, रेंट 6 लाख है ना, सरकार 30% सीधा माइनस कर देती है। एक लैंडलॉर्ड को जो पैसा मिलता है, आप जैसे करो सर ये फैन खराब है, ये हालांकि लैंडलॉर्ड इसको ठीक नहीं करेगा, लेकिन छोटा मोटा गारंटी तो कुछ ना कुछ होता है ना, ठीक है। तो अब इंडिया की अलग बात है, लेकिन आप एक चीज समझो कि छोटे मोटे खर्चे लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी होती है। तो सरकार नहीं पूछ रही कौन सा खर्चा कर रहा है, 30% सीधा माइनस हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो 6 लाख का बस 30% माइनस हो गया, 70% टैक्सेबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट बताना रे, आरओआर के लिए 3 लाख, आरएनओआर और नॉन रेजिडेंट के लिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? बना दो 5 से लेके 10 पॉइंट तक, 5, 6, 7, 8, 9, या मैं करूं? ये ब्रो नहीं 3 पॉइंट हो गए रे, आगे बढ़ा दो रे बात को। मूर्त वाला देख भाई, प्रॉफिट है 3 लाख के, बिजनेस किधर है? यूए, आउटसाइड इंडिया। तो अपने को समझ आता है अक्रूड आउटसाइड इंडिया। आरओआर के तो पूरा टैक्सेबल होगा ना। आरओआर तो 3 लाख लिख दो, बिना कुछ आगे कहानी जाननी नहीं हमने। कंट्रोल्ड फ्रॉम आरएनओआर का बताइए यार। बोला था ना गलती करो।
कंट्रोल्ड में देखो आपने क्या लिखा है, अगर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो RNOR के लिए टैक्सेबल है। आप देखो नोट्स के अंदर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया में RNOR का क्या लिखा है आपने, देख रहे हो बेटे, यही है ना, क्रूड आउटसाइड बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो पूरा टैक्सेबल कितना, 3 लाख। नॉन रेजिडेंट के लिए, लेकिन भैया जो इंडिया में रिसीव कर लेगा वो तो होगा 90,000 तो होगा, ROR के लिए पूरा होगा। कितना अमाउंट था यूएई वाले का, 3 लाख, 3,90,000। क्लियर है बच्चे, चलिए कूल, बढ़ाओ बेटे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ आप। कर दो बेटे बस फिर। ऑनलाइन में भी हो रहा है बच्चों का, है जी ऋषभ। कौन से पॉइंट में, 6th? क्या पॉइंट है, छठा क्या है, डिविडेंड इनकम 2 लाख फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी received in USA, received in USA and remitted 50%। ROR का बताइए, 2 लाख। RNOR का भी नहीं आएगा। रिसीव कहाँ पर हुआ, USA में, उसके बाद उसने रेमिट करा है। मेरे को रेमिट से कोई मतलब है, मतलब ही नहीं है। ROR के लिए तो पूरी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है ना, ROR तो कहीं रिसीव करे ना करो, उससे मेरे को क्या मतलब है, इनकम है तो उसके लिए टैक्सेबल है। तो बेसिकली कौन सा पॉइंट करा अभी हमने, 6th वाला, कितने रुपए का था, 2 लाख का। ROR के लिए तो होगा, इसके लिए तो रिसीव्ड बाहर ही था ना, कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए भी रेमिटेड को रिसीव्ड थोड़ा ना बोल दूंगा बेटे, क्लियर है ना। क्यों ब्रो, ROR में क्यों नहीं जाएगा, ROR पूरे विश्व में बोला तो है, इनकम है तो ROR को इंडिया में देना पड़ेगा टैक्स। एक क्यों नहीं देंगे, नोट्स रेफर करें। बिजनेस किधर है, गोवा में, तो इसको अक्रूड इन इंडिया बोलूं, आउटसाइड इंडिया बोलूं, क्यों, क्यूट बॉय, गुड, भाई लैंड सिचुएटेड इन USA है, तो ये अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गया पहले तो, भाई बाहर गया तो आउटसाइड इंडिया है ना। ROR को इससे क्या मतलब, 10 लाख लिखो ROR में तो, लेकिन रिसीव कितना इंडिया में कर लिया, 3 लाख, तो RNOR और नॉन रेजिडेंट के तो 3-3 लाख तो टैक्सेबल करोगे ना, हो गया। कितना आंसर आया टोटल करके बता, चेक करेंगे। पहले वाला आ रहा है 83 लाख क्या होगा मैडम, बताओ हाँ किसका 7 पॉइंट,
तो मैंने लिखा नहीं है। 7 क्या पॉइंट था बच्चे? 83 लाख कौन डोमेस्टिक में ले रही है ऑल्सो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अप्रूव्ड को डोमेस्टिक कंपनी है, अप्रूव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। सर R1 की 8320 मैं सारे पॉइंट करवाऊंगा अभी। 83,20,000 मुझे नहीं पता है सही है कि नहीं है बेटा, ट्राई करो एक बार, मैं करवाऊंगा। मुझे पता ही नहीं लगा। अब क्या फोन पे बात करनी है डायरेक्ट करनी है? हाँ तो 6 पॉइंट क्या था भाई? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, इट इज रिसीव्ड इन यूएसए और रेमिटेड 50। मेरे को पता है डोमेस्टिक ने दिया, फॉरेन ने दिया। फॉरेन कंपनी है ना, तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया। पर आरओआर को इससे क्या फर्क पड़ता है? आरओआर के लिए तो पूरा टैक्सेबल होगा। आपने आरओआर का क्लियर है, लेकिन इनकम बाहर की है, तो आरएनओआर के लिए कुछ टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। पर सर रिसीव तो नहीं हुआ, रिसीव चेक करो कहाँ हुआ है। बट दैट्स यूएसए में ही हुआ है, वो तो रेमिटेंस है, तो उन दोनों के लिए नील हो जाएगा। सर उसका 6920 कौन सा पॉइंट दो? 69,20,000। 67 दे। 8th पॉइंट बता रहा हूँ एक बार। अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बता दूं, ठीक है ना? वो एक एक करके सारी है, ध्यान से सुनो। अब एक बार देखिएगा, क्या पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कोई नहीं, अभी मैं सारी बता रहा हूँ सीक्वेंस से। 4th हो गया सबका, 5th से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट ऑफ 10 लाख फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बेटा बिजनेस इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया तो टैक्सेबल फॉर ऑल। कितना? 10 लाख था, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। पॉइंट नंबर 6 आपका है, फॉरेन कंपनी ने डिविडेंड दिया, कितने रुपए का? 2 लाख। पहले आप मुझे बताइए आरओआर का क्या होगा? वो तो होगा ही होगा ना। आरओआर का तो कंफर्म्ड है, कहाँ रिसीव से मेरे को क्या मतलब? तो 2 लाख इसके लिए तो है ही, लेकिन आप मुझे बताइए ये रिसीव कहाँ हुआ है? यूएसए में ही हुआ है, लेकिन उसके आगे रेमिटेड। बेटे रेमिटेड होता है सेकंड, आगे फर्दर रेमिट कर रहे हो आप अपने अकाउंट में। तो क्या ये इंडिया में रिसीव हुआ? तो बेटे इन दोनों के लिए क्यों होगा टैक्सेबल? बिकॉज दिस इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। और आरएनओ और नॉन रेजिडेंट के लिए तो नहीं होना चाहिए अक्रूड आउटसाइड इंडिया। तो नेक्स्ट पॉइंट बताइए। हाँ जी, 5th पॉइंट। मुझे 5th पॉइंट एक बात बता, अक्रूड इन इंडिया है तो इंडिया में आएगा तो कोई भी इंसान हो भाई, मैं जैसे टैक्स लिए बना थोड़ा ना छोड़ूंगा। थंब रूल ही तो है, अक्रूड इन इंडिया भाई, टैक्स दूंगा भाई तेरे से। अगला पॉइंट कौन सा था? डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 1 लाख। उसके आगे कुछ लिखा है? रिसीव्ड। मैं कह रहा हूँ क्या मतलब है रिसीव्ड आउटसाइड का? मेरे को लेने देना नहीं, इंडिया की कंपनी है, अक्रूड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल। कितने रुपए? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। आपको कैसे रिसीव्ड? भाई रिसीव्ड से क्या करना है तुमको? भारत देश की कंपनी है, कमा लिया, मेहनत इधर है, टैक्सेबल होगा। 8वां पॉइंट, सिचुएटेड इन यूएसए विच मींस अक्रूड आउटसाइड इंडिया। लेकिन आरओआर को इससे बात से कोई फर्क पड़ता है? तो आरओआर तो टैक्सेबल। आरएनओआर टेक्निकली तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर रिसीव कर लिया तो टैक्सेबल कर दूंगा। कितना? 3 लाख। और नॉन रेजिडेंट का भी कितना? ओके। 9th पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी इन करोल बाग। बेटे करोल बाग इंडिया में है, इंडिया का एसेट है, अक्रूड इन इंडिया है, तीनों के लिए टैक्सेबल। कहाँ रिसीव हो रहा है मेरे को क्या मतलब इस बात से? अक्रूड इज अक्रूड। कितना अमाउंट था? लास्ट पॉइंट, बिजनेस किधर है? इससे आगे देखने का मतलब नहीं बन रहा कुछ। गोवा इंडिया में, अक्रूड इन इंडिया, कहीं से भी कंट्रोल हो, मेरे को क्या मतलब है इस बात से? अगर इंडिया में है सर, कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई।
अक्रूड इन इंडिया तीनों के लिए टैक्सेबल कितना अमाउंट? 6 लाख, 30 लाख, 30 लाख, टोटल यही आ रहा। मुझे बताइए आपको समझ आया क्या चल रहा है? अगर मैं कायदे से आपको बोलूं ना, 3-4 बातें हैं जो घूम फिर के हो रही हैं। पहली बात ये है, ROR के लिए तो सब टैक्सेबल होगा, समझ रहे हो? एक बार इधर देखना बेटा, ROR के लिए सारा का सारा टैक्सेबल होगा। अगर अक्रूड इन इंडिया है, इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। एक दो चीजें पूछ लेता हूं, अक्रूड आउटसाइड इंडिया है तो ROR के लिए, RNOR, नॉन रेजिडेंट के लिए। अक्रूड इन इंडिया, ROR, RNOR, नॉन रेजिडेंट। अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अक्रूड इन इंडिया कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। फिर टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, टैक्सेबल, टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। यही चल रहा है तब से, और क्या चल रहा है? हाँ जी, वो जो अभी अक्रूड आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, NRI मतलब NR के लिए नहीं होगा, NR के लिए नहीं होगा, RNOR के लिए होगा। कहिए साहब, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इतना रखेंगे बच्चे। आपने अभी कुछ ऐसा मॉड्यूल नहीं खोलना, ठीक है? फाइल में आपको दूंगा, लेकिन जब डेवलप हो जाओगे पूरे के पूरे फाइल, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ये वाली यार, ये फाइल में ना बहुत सारा, चल ठीक है, मैं पूरी भेज दूंगा जो भेज, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। पवार पवार मेरे मेरे सर हमारे टॉपिक पूरा खत्म हो गया। 2 क्लास लगेंगी, पूरा रेजिडेंशियल होना, 4 क्लास का चाहिए। क्लास कितने बजे फ्री हो रहा है? फिर तू अभी दिखा दे डाउट। सर पहले डिस्कस करोगे टैक्स का, कैश फ्लो मतलब कब होगा बता देना सर। कल, सर सच बोलो, कल ही। क्लास है वो तुम्हारा आपका टेस्ट बिजनेस का UAE मतलब बाहर, इट इज अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन कंट्रोल सीटों में जाके इंडिया। मिलेगी सीट है। ROR के लिए तो टैक्सेबल होना ही होना था, लेकिन जब भी ऐसा होता है ना, इंडिया से कंट्रोल्ड है, तो RNOR के लिए भी टैक्सेबल होता है। अगर आप देखोगे ना ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट लग रहा है? इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ROR के लिए तो होगा ही होगा, इसके लिए टैक्सेबल होगा, ये ध्यान रखना। सर अभी तो क्लास है मेरी फर्स्ट की। चल देखते हैं कितने बजे फ्री होगा तू? उस टाइम में मैं क्लास में होता, जब फ्री होगा मैं 5 से 6:30, 6:30 तक क्लास है। 4:30 क्लास में ही हूँ मैं, कर लूँगा कि तो 5 छुट्टी तो 5 बजे फ्री हो? 5 बजे फ्री हो? नहीं, 4:30 से 6 है मेरी क्लास। तो कॉल करो शाम को यार आज भी मेरा वो है, कर लियो कॉल, कितने 8 बजे? 8 बजे कर लियो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी मेरे को करने हैं तेरे डाउट क्लियर। पर कल का मेरे को ना 1-2 काम है, पर मैं तेरे कुछ डाउट तो कर दूंगा, 40-50% तो निपटा दूंगा। हाँ कल टेस्ट, कैश फ्लो है जी मैडम। अप्रॉक्स टाइम क्या होगा टेस्ट का? मैम कल ना आपकी एक अप्रॉक्स टाइम है, कल आपकी क्लास कितने बजे होती है? 2 o'clock ऑनवर्ड्स ही होती है ना वैसे, स्टैंडर्ड जो है 2 से 5 के बीच में ही होगा बच्चों। क्या हुआ? मेरे घर में फंक्शन है कल। घर में फंक्शन है? बहन का संगीत है। ओहो, तो कितने बजे है? है तो शाम को, बट यार मेरे सर ऐसे फंक्शन में ऐसे बाहर था, चलो देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन में डाउट आ रहा है हम्म, यहाँ पे सर, कंस्ट्रक्शन हमारी 2018 में यहाँ पे 6th क्वेश्चन में ख़त्म हुई है सर। यहाँ तक का हमारा 360 है कैश फ्लो एंजॉय। सर। अब अगर हम ये 5 years में डिवाइड करेंगे आगे तो सर वो 22-23 तक जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटेड 30, 11, 18 तो 31 में, ठीक है।
ठीक है। तो सर 22-23 तक जा रहे हैं 72,000, उसके आगे तो नहीं जाएगा ना। उन्होंने यहाँ पे भी 72,000 ले रखा है, 23-24 का बना रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया इधर इसमें। अच्छा ओहो मैडम 18-19 में, अच्छा ठीक है 18-19 में ही हुई है ना, तो 5 साल 1 2 3 4 5 दैट इज 22-23। हाँ जी। तो असेसमेंट ईयर 23-24 मीन्स प्रीवियस ईयर 22-23 ही तो है, तो आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के उस यस मैडम, वो असेसमेंट ईयर कह रहा है, असेसमेंट ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो है ना, असेसमेंट ईयर वही होता था ना। हाँ दोस्त।